नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और खबर है कि करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 33% महिला आरक्षण को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार इस बिल को नई संसद में रखेगी और नई संसद को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐतिहासिक बिल पास कराएगी। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। संसद में बिल पास होने के बाद जाहिर है यह संख्या बढ़ने वाली है। दरअसल महिला आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है और इस दिशा में नई सरकारें प्रयास भी कर चुकी हैं। साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। उससे पहले विधेयक को 1998, 1999, 2002 और 2003 में बार बार संसद से पारित कराने के प्रयास हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। दरअसल इसी साल 10 मार्च को तेलंगाना के सत्ताधारी दल बीआरएस की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित करवाने की मांग को लेकर 6 घंटे तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। हालांकि केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। दुनिया भर के देशों की राष्ट्रीय संसद से आंकड़े जुटाने वाली संस्था आईपीयू पार्लिने के मुताबिक महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 141वें स्थान पर है। इस लिस्ट में 61.3% महिला सांसदों के साथ रवांडा सबसे ऊपर है। आइए भारत में महिला आरक्षण पर शुरू हुई चर्चा से लेकर इस दिशा में अब तक जो प्रयास हुए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का इतिहास आखिर क्या है, कब कब देश में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की बात हुई। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1931 यानी आज से बहुत पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने की बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद इसी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब बात 1947 की। रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि ये उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व समिति ही रहा। अब बात 1971 की। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया। फिर 1974 महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई। 1988 की बात करें, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी। फिर आता 1993। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल समेत कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। फिर आता है 12 सितंबर 1996। एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके फौरन बाद गौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। विधेयक को सांसद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसने 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा में इसको लेकर के बात की और साथ ही कहा जाता है कि एक रिपोर्ट भी पेश की गई। फिर आता है 26 जून 1998। एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई। फिर आता है 22 नवंबर 1999। एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में सफल नहीं हो पाई। एनडीए सरकार ने 2002-2003 में 2 बार लोकसभा में विधेयक पारित किया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया। मई 2004 आता है। उसके बाद सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। फिर आता है 6 मई 2008। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई 2008 को कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया। फिर आता है 17 दिसंबर 2009। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी और
जेडीयू आरजेडी के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। फिर आता 22 फरवरी 2010 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बिल्कुल जल्दी पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और फिर आता है 25 फरवरी 2010 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। फिर आता है 8 मार्च 2010 विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बीच मतदान स्थगित कर दिया। 9 मार्च 2010 राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को एक के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित करा दिया गया। हालांकि इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। फिर 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। फिर आता है 10 मार्च 2023 बीआरएस की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित कराने की मांग को लेकर वो भूख हड़ताल शुरू कर देती हैं। इस घटना ने महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण देने के लिए जोर देने के निरंतर प्रयासों को चिन्हित किया। महिला आरक्षण के समर्थक तर्क देते हैं कि राजनीतिक दलों की पितृसत्तात्मक प्रकृति को देखते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन विरोधी इसको लेकर कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट है वो यह है, समर्थक मानते हैं कि आरक्षण संसद में महिलाओं की एक मजबूत लॉबी बनाएगा जो अक्सर अनदेखी किए जाने वाले मुद्दों को संशोधित करेगा। इस पर विपक्ष का तर्क है कि महिलाएं जाति आधारित समुदायों जैसा एक समरूप समूह है जिसे आरक्षण का मकसद पूरा नहीं होगा। पक्ष यह है कि प्रमाण बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर महिला नेताओं ने सकारात्मक प्रभाव डाला, जैसे कि भ्रष्टाचार को कम करना, महिलाओं के हितों को प्राथमिकता देना। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित करने और पार्टी स्तर के आरक्षण या दोहरे सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। माकपा नेता विंदा कराज जैसी समर्थक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अंतरहीन हितों को चुनौती देने की आवश्यकता पर जोर देती हैं, लेकिन कुछ का तर्क है कि महिलाओं को राजनीति में लाने से आदर्श परिवार की अवधारणा को ठेस पहुंचेगी। संसद में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 82 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थी। तब बीजेपी को अकेले 330 सीटें मिली और उसने केंद्र की सत्ता में दमदार वापसी कर ली। लोकसभा की 538 सीटों में 82 महिला होने का मतलब है कि उनकी भागीदारी 15.2% रही है। राष्ट्रीय सांसदों से आंकड़े जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईपीओ पार्लिने के मुताबिक राज्यसभा के 238 निर्वाचित सांसदों में से 33 महिलाएं हैं। इस तरह भारतीय संसद के उच्च सदन में महिलाओं की भागीदारी 13.9% है। हमने सारे आंकड़े आपके सामने रखे, सारे पक्ष आपके साथ साझा किया, लेकिन ये जरूर है कि संसद में बिल पास होने के बाद, ये कानून बनने के बाद अब महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख सकती है। आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।